हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर रहे थे। हमने पूरा चैप्टर जो है वो डिस्कस कर लिया था। अगर आपको कोई डाउट है तो प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज या किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, खासकर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस से स्टार्ट करके हम और भी कोई डाउट्स होंगे तो वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके एक्सरसाइज में जेनरिक क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें नॉर्मल जो हमारा मॉडल को लेके जो प्रोग्रेस हुई थी उसी के बारे में वो बात करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई, फिर प्रोटॉन्स की हुई, फिर उसके बाद मॉडल बना, फिर न्यूट्रॉन्स की खोज हुई। तो कौन कौन से मॉडल थे वो पूरा आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हो। अभी एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा और हम एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताएंगे। आई विल गाइड यू हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। So the first question that the exercise contains is differentiate between electrons, protons and neutrons. तो electrons, protons, neutrons आप अपने बुक में ऐसे नोटबुक में लिख के टेबल बना सकते हैं। अगर हमने चैप्टर को सही से पढ़ा है तो थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। पहला है चार्ज का डिफरेंस, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स डू नॉट हैव एनी चार्ज। तो पहला पॉइंट आप चार्ज को लेके कंसर्न कर सकते हैं कि चार्ज दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रॉन है। और सेकंड आप इसके मास को लेके कह सकते हैं इट डज नॉट हैव एनी मास, इसका कोई मास नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास होता है। ये चार्ज हो गया, दिस इज चार्ज एंड दिस इज मास। तो आप ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव एनी चार्ज, डू नॉट हैव एनी मास। एंड यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट इक्वल मास होता है एंड दैट इज रफली 2000 टाइम्स देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना इसका मास होता है और यही सेम गोज फॉर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का भी ऐसा ही रहता है। तो ये मास का डिफरेंस हो गया, चार्ज का डिफरेंस हो गया। वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज द पोजीशन। सो वो स्टैटिक नहीं होते, दे आर इन मोशन में होते हैं, ऑर्बिट्स में घूमते हैं, बाहर घूमते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी आपके न्यूक्लियस में होते हैं। तो इस तरीके से 3-4 चीजें हैं, उनका डिफरेंस अगर आप लिख दोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। और इसी तरह का क्वेश्चंस ये कॉन्सेप्चुअल है, काफी थोड़ा सब्जेक्टिव है, आप अपने लैंग्वेज में तीनों का डिफरेंस आप बता सकते हो। तो और क्वेश्चंस क्या था, जो मॉडल्स थे उनकी लिमिटेशंस आ जाती थी, उनमें क्या कमी थी। तो जो सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी कवर करता है वो है कि जे थॉमसन का जो मॉडल था, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन। सेकंड क्वेश्चन जे थॉमसन मॉडल की लिमिटेशंस के बारे में। उससे पहले अगर हम जे थॉमसन का थोड़ा सा इंसाइट लें कि क्या मॉडल था। सबसे पहला मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल, एक राउंड शेप में वाटरमेलन की तरह उनको बताया गया था कि पॉजिटिवली चार्ज ये वाटरमेलन होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड होते हैं, जैसे सीड होते हैं वाटरमेलन के अंदर, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो वाटरमेलन वो पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर और नेगेटिव चार्ज भी पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक सॉलिड स्फीयर की तरह पहली बार अटेम्प्ट किया गया था थॉमसन के द्वारा इस मॉडल को। तो लिमिटेशंस की अगर आप बात करोगे तो सीधा सीधा जो रदरफोर्ड साहब ने किया था एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसकी लिमिटेशन में सबसे मेजर पॉइंट क्या रहेगा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एटम हैज सो मेनी एम्प्टी स्पेस। तो जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें हमने देखा था कि जो एटम है उसका मैक्सिमम मास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ना कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आइडिया ऑफ न्यूक्लियस वाज नॉट देयर कि प्रोटॉन्स कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, न्यूट्रॉन की उस टाइम तक डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो आप ड्रॉबैक में देख सकते हो, मेजरली द position of electrons and protons. So that is what the second question talks about. इस तरीके से आप कर सकते हो। Let's move on to third question. थर्ड क्वेश्चन भी कहता है कि अब जे थॉमसन मॉडल का जो लिमिटेशन था वो ये कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ने एक जगह एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड बताया, ये नहीं बताया
कि जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जो रदरफोर्ड साहब ने किया कि वो एम्प्टी स्पेस क्यों है। अब रदरफोर्ड ने बता दिया कि बहुत सारा तो एम्प्टी स्पेस है और न्यूक्लियस है जहां पर पूरा मास है, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर घूमते हैं, बीच में जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो मास है और मैक्सिमम जो स्पेस है वो एम्प्टी। ये रदरफोर्ड साहब ने कहा, लेकिन इनकी भी क्या लिमिटेशन थी, इनकी अगर आप लिमिटेशन बताओगे, रदरफोर्ड का लिमिटेशन क्या था कि अगर इस तरीके से इफ देयर आर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो why the electron is not attracted and why does it not sink into the nucleus। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एनर्जी रेडिएट करेगा और ये अल्टीमेटली इसके अंदर गिर जाएगा। ऐसा जो ऑब्जेक्शन है वो साइंटिस्ट ने उठाया कि अगर रदरफोर्ड के मॉडल से चलें कि सेंटर में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो लिमिटेशन क्या होगी, द लिमिटेशन वुड बी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम के अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर ही सिंक हो जाएगा, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल जब घूमता है तो वो एक्सेलरेट हो जाता है मोशन और उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, स्पीड बढ़ती रहेगी और अल्टीमेटली यहाँ पर ये गिर जाएगा। सो दैट वाज द लिमिटेशन। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया। सो उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस लिमिटेशन को किसने दूर किया था। तो अगर हम सीक्वेंस से देखें तो क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते चलेंगे। नेक्स्ट वाज बोहर। बोहर वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया उन्होंने सिंपली उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं गिरते, बाकी चीजें तो उनकी कॉमन ही है। अगर आप फीचर्स की बात करो तो उन्होंने वही चीजें कही कि न्यूक्लियस होती है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स वहां पर होते हैं, न्यूट्रॉन्स वहां पर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेन चीज क्या थी, उन्होंने शेल्स का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये चीज मेन आप शेल्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे अराउंड द न्यूक्लियस दे मूव इन फिक्स ऑर्बिट्स, शेल्स। तो K या L या M या so on and so forth। तो शेल्स या ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बोहर साहब ने दिया था, नील्स बोहर। उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स पाथ में होते हैं, तो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, ये फिक्स पाथ होता है और यहाँ पर कोई एनर्जी वो लूज नहीं करेंगे। व्हेनेवर टिल द टाइम दे आर इन ए सर्कुलर फिक्स्ड पाथ और द ऑर्बिट और द शेल KLM उन्होंने नाम दिया, तब तक उनकी कोई भी एनर्जी जो रेडिएट नहीं होगी और वो ना एनर्जी लूज करते हैं ना गेन करते हैं, तो फिक्स एनर्जी उनकी रहती है। ये डिफरेंस था जो बोहर साहब ने दिया था। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चंस हैं, सीक्वेंशियली हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन टॉक्स अबाउट द कंपैरिजन ऑफ ऑल द मॉडल्स, कि जितने आपको मॉडल दिए गए हैं उनको आप कंपेयर करें। दैट इज आल्सो प्रीटी इजी। आप पूरा चैप्टर अगर आपने देखा है, पुराने वीडियोस देखे हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं। जे थॉमसन से स्टार्ट हुआ, प्लम पुडिंग मॉडल आया जहां पे द साइंटिस्ट टॉक्ड अबाउट वेरी सिंपल मॉडल, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सब मिक्स हैं। फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, तो ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनस्कैटर्ड, वो बिल्कुल सीधे निकल गए थे और बहुत सारे एम्प्टी स्पेस की बात होने लगी थी। तो वहां से रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर जाते, जिसको दूर किया बोहर ने। तो इस तरह से सभी मॉडल्स की आप मेरिट्स और डिमेरिट्स, एक मॉडल होता है उस पर एक सक्सेस होती है कि वो क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इससे पहले वाले जो मॉडल थे उनकी जो खामियां थी उनको दूर करता है, तो वो मॉडल सक्सेसफुल होता है। उसके बाद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर वो फेल हो जाता है मॉडल। इसी तरीके से सीक्वेंस में चलता रहेगा। इसके बाद के भी मॉडल आएंगे। हर चीज में साइंस में आप इसी तरह से क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में पढ़ेंगे कि एक मॉडल प्रपोज होता है या एक थ्योरी प्रपोज होती है, उसके बाद उसमें जो कमी आती है दूसरे साइंटिस्ट उसमें ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो उसको आप फिर वो डिस्कार्ड कर दी जाती है और फिर एक नई थ्योरी उसमें पुट फॉरवर्ड होती है। तो यहाँ तक आप 5 क्वेश्चंस आप कवर हो गए होपफुली, और थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया। यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस and you can contact me for any doubt about that. Thank you.